हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका यूनिट 3 का 3.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका लिंक देख सकते हैं। वार्मिंग अप एक्सरसाइज मैं अभी करा दूंगी, और क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं आपके वर्कशॉप के, वो सारे के सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस बहुत 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 हेल्पफुल होंगे आपको आपके स्टडीज के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। सबसे पहले हम करेंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइज। अब वार्मिंग अप एक्सरसाइज में देखिए, आप कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट कलर टर्म ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। अभी कुछ इडियम्स है जो जिनमें कलर का यूज होता है, कलर नेम यूज होता है, जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू, येलो। तो ऐसे कुछ इडियम्स है जिनका कुछ मतलब है, तो वो उनमें हम क्या कलर यूज करते हैं और उन कलर्स का क्या मतलब है, यानी हर कलर का कुछ मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है गिव समवन अ डैश लुक, किसी को कोई लुक देना। इसमें आंसर आएगा ब्लैक लुक। अ लुक ऑफ एंगर या डिसलाइक, जैसे हमें कोई चीज पसंद नहीं है तो वो ब्लैक हो जाता है, उसके लिए हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। सो गिव समवन अ ब्लैक लुक। नेक्स्ट हमारा है द डैश शीप ऑफ द फैमिली, अ पर्सन हु ब्रिंग्स डिसग्रेस, यानी शर्म की बात है उसके वजह से। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है हमारे फैमिली में जिसके वजह से हमें शर्मसार होना पड़ रहा है, तो उसे हम ब्लैक शीप कहेंगे, द ब्लैक शीप। फिर आउट ऑफ द डैश, यानी सडनली या अनएक्सपेक्टेडली, यहाँ पे आउट ऑफ द ब्लू, कुछ अचानक से हो जाए या जो हमने सोचा भी नहीं हो वैसा कुछ हो जाए, तो आउट ऑफ द ब्लू। वंस इन अ डैश मून, ये भी एक प्रोवर्ब इडियम है, वंस इन अ ब्लू मून। वैनिश इनटू द डैश, लीव विदाउट एनी ट्रेस। वैनिश इनटू द डैश मतलब वैनिश इनटू द ब्लू, मतलब कहाँ गायब हो गए, आसमान में इतना बड़ा आसमान है, कहाँ गायब हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। अ डैश लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स, जैसे हम बोलते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में ब्लैक लिस्ट होती है, यानी कि जिनका अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होता है उनके लिए हम ब्लैक लिस्ट का नाम यूज करते हैं। सो यहाँ पे ब्लैक कलर यूज होगा। अ डैश बेल्ट, बेल्ट अब ये है एरिया ऑफ फील्ड्स, वुड्स एक्सेट्रा अराउंड अ सिटी। एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए अ ग्रीन बेल्ट, अ डैश बेल्ट, अ ग्रीन बेल्ट। टू हैव डैश फिंगर्स, बी गुड एट गार्डनिंग। अभी गार्डनिंग मीन्स ग्रीन लेटर से, ग्रीन वर्ड से रिलेटेड है, तो टू हैव ग्रीन फिंगर्स, दैट मीन्स अगर आप गार्डनिंग में बहुत अच्छे हो तो आपके लिए ये इडियम यूज हो सकता है, टू हैव ग्रीन फिंगर्स। बी डैश विथ एनवी, फील वेरी जेलस। अगर आप किसी के लिए जेलस फील करते हो तो आप रेड कलर यूज कर सकते हो, बी रेड विथ एनवी। गिव समथिंग, गेट द डैश सिग्नल, और गिव गेट परमिशन टू डू समथिंग। अगर आपको कोई परमिशन चाहिए रहती है तो हम क्या कहते हैं, ग्रीन सिग्नल मिल गया है ना। तो टू गिव समवन और गेट द डैश सिग्नल, दैट इज ग्रीन सिग्नल। अ बोल्ट फ्रॉम द डैश, अ सडन शॉक जिसे हम कहते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू कलर यूज होता है यहाँ। डैश ब्लड, रॉयल ब्लड या एरिस्टोक्रेटिक ओरिजिन, रॉयल ब्लड हम ब्लू ब्लड कहते हैं, रॉयल ब्लड यानी ब्लू ब्लड, ही इज ऑफ ब्लू ब्लड, दैट मीन्स वो रॉयल ओरिजिन से है। डैश आइड बॉय, अगर कोई फेवरेट पर्सन की बात करते हो तो वो उसे हम कहते हैं द ब्लू आइड बॉय। जरूरी नहीं है उसकी आंखें ब्लू कलर की हो, बट हम फेवरेट पर्सन के लिए ये इडियम यूज करते हैं, अ ब्लू आइड बॉय। कैच समवन डैश हैंडेड, हम किसी को रंगे हाथों पकड़ते हैं तो कौन सा रंग इस्तेमाल होता है, रेड हैंडेड। कैच समवन रेड हैंडेड, दैट इज किसी को कोई जुर्म करते हुए हम पकड़ते हैं। रोल आउट द डैश कारपेट, डैश कारपेट, कौन सा कारपेट रोल आउट करते हैं हम, बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस उस कारपेट पर चलते हैं, रेड कारपेट, रोल आउट द रेड कारपेट। अ डैश हेरिंग, समथिंग दैट डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम द मेन इश्यू,
मतलब एक कोई मेन मुद्दा चल रहा है, उससे आपका ध्यान भटका देता है, तो उसे भी हम रेड हेरिंग कहते हैं। रेड हेरिंग। सी डैश बिकम एंग्री, तो क्या होता है, गुस्सा यानी लाल रंग होता है, तो सी डैश बिकम एंग्री, दैट इज सी रेड। तो ये हमारे हो गए वार्मिंग अप एक्सरसाइज के। अब हम सीधे चलते हैं हमारे चैप्टर के तरफ। रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। सैयद हैदर रजा। Sayyid Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. मतलब सैयद हैदर रजा, जिनको हम पॉपुलरली लोग रजा के नाम से ही जानते थे, तो वो एक बहुत ही रिनाउंड यानी कि फेमस इंडियन आर्टिस्ट है, थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस, कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशंस, these are some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. अब इनके जो पेंटिंग्स हैं, रजा के जो पेंटिंग्स हैं, उनकी खास बातें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है कि वो जो भी शेप बनाते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग स्टाइल में, वो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह। और प्लस जो कलर्स वो फिल करते हैं वो बहुत ही स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब डार्क लाइट एकदम आंखों में आने जैसा, लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशंस, कैप्टिवेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव कॉम्पोजिशंस होते हैं, मतलब उनके स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स वो जैसे भी यूज करते हैं अपने पेंटिंग्स में, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही साथ दो कलर इनके फेवरेट है रजा के, एंड विच आर द टू कलर्स, ब्लू एंड ऑरेंज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हिज पेंटिंग्स? तो इसके आंसर है सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस, कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशंस। और साथ ही साथ अगर हम कलर्स की बात करें, द कलर्स मोस्टली यूज्ड इन रजाज पेंटिंग्स आर ब्लू एंड ऑरेंज। यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स, मतलब ये दो कलर तो आपको रजा के ऑलमोस्ट ऑल द पेंटिंग्स में आपको ये दो कलर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कम या ज्यादा, बट मिलेंगे ही मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे, कम तो नहीं मिलेंगे। None of his paintings depict life-like human figures or copies of scenes from his environment. मतलब रजा ने इतनी पेंटिंग्स बनाई है अपनी लाइफ टाइम में, लेकिन उनकी एक भी पेंटिंग में आपको कोई ह्यूमन फिगर नहीं मिलेगा, साथ ही साथ कोई सीनिक ब्यूटी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ट्री, रिवर, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स, डिजाइंस, बस यही उनका एक स्टाइल है काम करने का। तो हिज पेंटिंग्स बिलोंग टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और इसी स्टाइल को हम एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। अब ड्राइंग में यूजुअली आपने किया होगा इसके बारे में। सच पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर से तो इंस्पायर्ड नहीं हो सकती। अभी देखो, हम ह्यूमंस बनाते हैं तो किसी ना किसी को तो देखकर बनाते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट के ऊपर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं माउंटेन को देखा है, सन को देखा है, रिवर्स को देखा है, ट्रीज को देखा है, उनको देखकर हम बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम बाहर से इंस्पायर होकर उनको देखकर वो चीजें बनाते हैं। लेकिन रजा की जो पेंटिंग्स है वो जो है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इंस्पायर्ड नहीं होती है, बाहरी चीजों से इंस्पायर्ड नहीं होती है। दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड, और वो तभी ओरिजिनेट होती है जब कोई भी आर्टिस्ट अपने खुद के अंदर झांक कर देखता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये लाइन यहाँ पे कही है, दे ओरिजिनेट व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड। दे आर मेड बाय अरेंजिंग सर्कल्स, और ये जो है इनके जो आर्ट वर्क है वो कैसे बनाए जाते हैं, ये सर्कल्स यूज करते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइन, डॉट्स इन डिफरेंट कॉम्पोजिशंस। डिफरेंट कॉम्पोजिशन मीन्स साइजेस एंड शेप्स, छोटे बड़े साइज में, शेप में, यूजिंग इफेक्टिव टेक्निक ऑफ अप्लाइंग पेंट। और इनको जो भी ये ड्रॉ करते हैं ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में, उनमें जो कलर भी भरते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। तो ये पेंट जो अप्लाई करते हैं बहुत ही इफेक्टिवली अप्लाई करते हैं, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक यूज करते हैं। इनके कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस, अचीविंग बैलेंस इन सम प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेसेस। अब आप ये पिक्चर ही देख लीजिए ऊपर, यहाँ पे कहीं पर आपको बैलेंस एक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है कि पूरे पिक्चर में आधी तरफ कुछ एक है, दूसरी तरफ कुछ एक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ऊपर अलग कलर्स है, नीचे अलग कलर्स है,
यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट मार्जिन में अलग कलर्स है, राइट मार्जिन में अलग कलर्स है, बीच में भी डार्क कुछ अलग ही कलर्स हैं। तो कहीं पर भी ये बैलेंस नहीं है। कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि हाँ बैलेंस हो रहा है, बट दूसरा ही पल आपको लगेगा कि नहीं, ये तो इम्बैलेंस है, ये लाइट है ये डार्क है साइड ऑफ द कलर्स। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक ये यूज करते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं उनके तरफ, क्योंकि उनमें कुछ हटके चीज होती है। अचीविंग बैलेंस इन सम प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेसेस। मतलब किसी किसी प्लेस में तो बैलेंस रहता है उनके कलर कॉम्बिनेशंस का, किसी किसी प्लेस में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्टिव रहते हैं। रजा फाउंड हिज पेंटिंग्स थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड इट्स हेरिटेज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड फिलोसफी। हिज पिक्चर्स सीम टू रेडिएट पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम। अब रजा जो है, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं, थ्रू व्हाट डिड रजा फाइंड हिज पेंटिंग्स, मतलब किन चीजों में रजा अपनी पेंटिंग्स उनको कैसे मिली, तो ये चीज आप देखोगे कि जब उन्होंने इंडियन आर्ट के बारे में स्टडी किया था, जो उसके हेरिटेज है उसके बारे में पढ़ा, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है हमारे कंट्री का, कल्चर जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में जब उन्होंने जाना, और जो हमारे फिलोसफी है, फिलोसोफर्स उनकी क्या सोच है, कैसी सोच है, इन सब को समझने के बाद, जानने के बाद उनकी जो पेंटिंग्स है उनको एक जरिया मिल गया, एक मकसद मिल गया कि उन्हें क्या पेंट करना है। और वो जो भी पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं वो एक तरह से ऐसे लगता है जैसे मानो शांति फैला रहे हो चारों तरफ, और जीवन दान मानो जैसे सबको मिल गया हो वो चीजें देखकर। कभी कभी घर में ऐसी कई चीजें होती है जिन्हें देखकर हमें बहुत पीसफुल महसूस होता है, बिल्कुल वैसे ही रजा की पेंटिंग्स देखकर भी हमें बहुत ही पीसफुल महसूस होता है, और ऐसे लगता है जैसे मानो चारों तरफ जिंदगी फैल गई हो, लाइफ हो, एट द सेम टाइम पीसफुल एंड लाइवली। वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट। और हम ये भी रियलाइज करते हैं कि जो पेंटिंग रजा ने बनाई है ये हमारी सोच का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, कि जो हमारी सोच है वो इस पेंटिंग में पूरी उतारी गई है। तो हम ये रियलाइज करते हैं कि ये पेंटिंग जो है एक विजिबल फॉर्म है उस गहरी सोच का। वेरी फ्यू एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कम्युनिकेट विद द व्यूअर्स एज मच एज रजाज डू। तो बहुत ही कम ऐसे पेंटिंग्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, जो व्यूअर्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे हमें वो पेंटिंग्स देखकर ऐसे लग रहा है जैसे मानो वो पेंटिंग हमसे बात कर रही हो, या हम कुछ समझ पा रहे हैं उस पेंटिंग से। तो रजा की पेंटिंग भी ऐसी ही है। उनकी पेंटिंग्स को देखकर हमें ऐसे लगता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव रहती है उनकी पेंटिंग्स, और उनको देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे मानो वो हमसे कुछ बात कर रही है या करना चाह रही है। अब आप यहाँ पीछे भी देख सकते हैं इनके पेंटिंग्स, ये सब इनकी पेंटिंग्स है। मुझे तो ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ भी पेंटिंग है, यहाँ भी पेंटिंग है, और ये देख लो ना डॉट वाला पेंटिंग जो ये कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये पेंटिंग। ओके, तो अब हमने रजा के काम के बारे में तो देख लिया, अब हम चलते हैं देखते हैं उसके लाइफ के बारे में। रजा वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश। वेयर वॉज रजा बॉर्न? इन अ स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश। ही बिगेन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12, और जब वो 12 साल के थे बिल्कुल उसी समय उन्होंने पेंटिंग करनी शुरू की। ही स्टडीड आर्ट एट द चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर एंड देन एट द जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई। यानी आर्ट जो उन्होंने स्टडी किया है, इंडियन आर्ट, वो कहाँ पर स्टडी किया है? तो सबसे पहले तो वो क्योंकि इंडिया के ही थे, इंडिया में रहते थे, तो नागपुर में चित्रकला महाविद्यालय है, चित्रकला ड्राइंग एक यूनिवर्सिटी है ड्राइंग की, वहां पे चित्रकला की नागपुर में, वहां पर उन्होंने स्टडी किया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुंबई आए और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया मुंबई के। बाद में यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद, थोड़ा बहुत काम करने के बाद, लेटर ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट, और आगे पढ़ने के लिए आर्ट में और आगे पढ़ने के लिए वे फ्रांस चले गए। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही डिसाइडेड टू सेटल इन फ्रांस, और कुछ सालों के बाद तो उन्होंने वहीं सेटल होने का सोच लिया। हिज वाइफ वॉज फ्रेंच, और उनकी वाइफ भी वही के नेशनैलिटी की थी, फ्रेंच वुमेन थी। ही वन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, उनको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। अब ये अवार्ड्स किस लिए थे? ऑफ कोर्स उनकी पेंटिंग्स के लिए थे, और इन्हीं अवार्ड्स के वजह से उन्हें और इंस्पिरेशन मिलती थी और बेटर से बेटर पेंटिंग्स करने की। ही वॉज ऑनर्ड विद ऑल द 3 पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड से उन्हें ऑनर किया गया था, मतलब उनका सम्मान किया गया था उनको ये अवार्ड, पद्म अवार्ड देकर।
अब पद्म के 3 अवार्ड होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री सबसे नीचे होता है, पद्म विभूषण सबसे ऊपर होता है। तो उन्हें ये तीनों ही अवार्ड मिले हैं इंडिया में, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. और ये जितने भी awards and honors है, उनके साथ साथ उनके पेंटिंग्स भी उतने ही इम्प्रूव हो रहे थे और वो अपने पेंटिंग्स को एक्सप्लोर भी कर रहे थे अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग तरीके से करने में। और जो मानो आपके आत्मा को झकझोर के रख देता हो, अंतरात्मा को, स्पिरिचुअल, घोस्टली हम कहते हैं, या फिर मेटाफिजिकल, जो इस दुनिया का ही ना हो, इस दुनिया से बाहर का हो, मेटाफिजिकल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी चीजें वो खोजने लगे, ऐसी चीजें वो पेंट करने लगे जो बहुत ही अट्रैक्टिव इस तरीके की लगती थी कि घोस्टली, जैसे मानो ऐसा कोई इंसान तो कर ही नहीं पाएगा, कोई स्पिरिचुअल या कोई डिवाइन सोल ही ऐसा कर पाएगा, या मेटाफिजिकल यानी कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे इस दुनिया का तो वो है ही नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड ही है एकदम। ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट केम टू बी द कोर ऑफ हिज पेंटिंग्स। धीरे धीरे जो उनके पेंटिंग्स का एक कोर पॉइंट यानी कि स्पेशलिटी हम बोलते हैं, जो वो क्या हो गया, बिंदु और द पॉइंट। अब आप इसी पेंटिंग में देख लो, एक सिंगल सर्कल है, बिंदु है, बिंदी यू कैन से अ डॉट, और उसके राउंड में सब सर्कल सर्कल सर्कल, उसी बिंदी को एक्सटेंड करते हुए। तो ये उनका एक कोर पेंटिंग बन गया कि मतलब उनके मैक्सिमम पेंटिंग्स में आपको बिंदु तो मिलेगा ही मिलेगा। और वो क्या कहते हैं, अपने खुद के वर्क को वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ही डिस्क्राइब्ड हिज वर्क इन दीज वर्ड्स। सो व्हाट वर द वर्ड्स इन विच ही डिस्क्राइब्ड हिज वर्क, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो ऐसे लिख सकते हैं, माई वर्क इज माई ओन इनर एक्सपीरियंस। मतलब रजा कहते हैं कि मेरा जो भी काम है वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, इनर एक्सपीरियंस, एंड इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। और साथ में नेचर में इतनी सारी मिस्ट्रीज है, वो सब भी मैं सोचता हूं उन सबको इन्वॉल्व करूं, मेरे पेंटिंग्स में भी वैसी मिस्ट्री आए। एंड फॉर्म विच इज एक्सप्रेस्ड इन कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट। और ऐसा फॉर्म मिले मेरे पेंटिंग्स को जो मैं एक्सप्रेस कर सकूं किन चीजों में, कलर, लाइन, स्पेस, लाइट, इन चीजों से मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने पेंटिंग्स को। सो माई वर्क इज माई ओन इनर एक्सपीरियंस and involvement with the mysteries of nature and form which is expressed in color, line, space and light. Sometimes an artist's thought appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. कभी कभी कोई आर्टिस्ट जब वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है तो हमें वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके के भी आर्टिस्ट होते हैं जो अपने वर्क को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि लोगों के समझ के बाहर ही है वो। फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिज वर्क। लेकिन रजा के लिए जो इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि दूसरों से बात करने का जरिया है, और वो सिर्फ और सिर्फ उनके काम से ही है, इज हिज वर्क, दैट इज हिज पेंटिंग्स। और उनका काम क्या है, पेंटिंग्स। रजा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी। रजा के पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी थी, बहुत ज्यादा क्रिएट करते थे वो कुछ नया हर बार। हिज पेंटिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। और अगर हम रजा की पेंटिंग्स खरीदने जाएं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, लाखों में मिलेगी आपको। दिस ग्रेट आर्टिस्ट पास्ड अवे ऑन 23 जुलाई 2016 एट द एज ऑफ 94, लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग्स अचीव्ड थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पोजिशंस ऑफ लाइन्स एंड कलर्स that depict extraordinary compositions. और ये जो ग्रेट आर्टिस्ट है, he passed away, यानी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए 23 जुलाई 2016 को, जब वो 94 इयर्स के हो गए थे। और साथ ही साथ जब वो इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने पीछे अपने छोड़ा है एक लेगेसी, उनकी लेगेसी को फॉलो करने के लिए। और ये जो उन्होंने लेगेसी अचीव की है, वो कैसे अचीव की है, इन्होंने अचीव की है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पोजिशंस के थ्रू, जो उन्होंने बनाया है, क्रिएट किया। अब यही एक पेंटिंग आप देख लीजिए, यहाँ पर जो पेंटिंग बताई हुई है, अब आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सारे शेप्स आपको मिलेंगे। देखो, एक तो ये स्क्वायर हो गया, फिर ये सर्कल, बिंदु हो गया। बिंदु तो बहुत जगह पे है, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग कलर्स में। ट्रायंगल भी है यहाँ पे, आई शेप यानी ओवल लाइंस भी हो गया, सर्कल्स भी है, ट्रायंगल्स भी है,
स्क्वायर भी है एंड रेक्टेंगल भी है। ऑफ कोर्स ये देखो, ये रेक्टेंगल है। तो बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल शेप्स ही यूज करके ये बनाया गया है। कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके कलर्स ही इतने ब्राइट है कि वो अपनी तरफ खींचता है। तो रजा के जो भी काम है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, और जो जिस तरीके से वो लाइंस या कलर्स यूज करते हैं वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, वो है गोंड आर्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने रजा के पेंटिंग्स के बारे में स्टडी किया, वो भी एक आर्ट फॉर्म ही है। और इस पार्ट में हम गोंड आर्ट, गोंड एक ट्राइबल आर्ट है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है गोंड नाम की, और उन्होंने जो आर्ट डेवलप किया है सालों साल से, उसे हम गोंड आर्ट कहते हैं। ये कई सालों से डेवलप होता आ रहा है और उसे प्रिजर्व भी किया है, संभाल कर भी रखा है इस आर्ट को, बाय द गोंड ट्राइबल पीपल। और किन लोगों ने संभाला है? गोंड के ट्राइबल पीपल ने, गोंड कम्युनिटी जो है उसके ट्राइबल आदिवासी लोगों ने, इन द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये पिक्चर आप देखिए, यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर ये आप देखिए, ये गोंड आर्ट है, बट कितना एकदम बारीकी से इस काम को किया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक एनिमल दिखाई दे रहा है, ये एक ही एनिमल नहीं है, और ये ट्री दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो इस पिक्चर में बहुत सारे एनिमल्स हैं, ढूंढ के निकालो कितने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स पे दो। एक दो तो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के आप ढूंढ लो। ये एक बड़ा एनिमल तो यहाँ दिख ही रहा है, देखिए, और ये एक मंकी जैसा यहाँ दिख रहा है। अब ये देखो, ये एक और एनिमल यहाँ पर है, ये यहाँ पर इधर है, कुछ इधर भी एक दिख रहा है आपको, फिर ये एक दिख रहा है। ऐसे आप ढूंढो कितने हैं एनिमल्स। ओके, तो यहाँ आपको और भी एनिमल्स मिलेंगे इस पिक्चर के अंदर। तो आप टोटल कमेंट बॉक्स में कितने एनिमल्स है लिखिएगा, मैं जरूर देखूंगी। गोंड आर्ट एक ट्राइबल आर्ट है और ये कई सालों से यहाँ पे डेवलप हुआ है, प्रिजर्व हुआ है, यानी इन्हें संभाल के रखा गया है। गोंड आर्ट को किन्होंने संभाला है? यहाँ के गोंड ट्राइबल पीपल ने, जो ज्यादा करके रिसाइड करते हैं। मतलब कहाँ रहते हैं ये, कहाँ पाए जाएंगे गोंड आर्ट, गोंड ट्राइब के लोग? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट, ये 5 स्टेट में यहाँ पर आपको पाए जाएंगे ये गोंड पीपल। और इनके जो अगर हम किस्से कहानियां सुनते हैं, ट्रेडिशनल टेल्स और जो माइथोलॉजी की टेल्स है, इनका अगर हम सुनेंगे तो हमें उनकी बातों से या स्टोरीज से पता चलता है कि ये गोंड पीपल जो है, ट्राइबल पीपल जो है, इंडिया में कई कई हजारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। जब सबसे पहले यहाँ पे लोग रहना शुरू किए, एकदम उसके पहले से भी वो यहाँ रह रहे हैं, आते जाते थे। सो द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु। तो उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू तेलुगु, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है। द्रविडियन लैंग्वेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन इंडियन हिस्ट्री। Gond art has spread mainly in central India. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. अभी ये गोंड आर्ट जो है सेंट्रल इंडिया में ज्यादा फैला हुआ है, और ओरिजिनली लोग जो है अर्दन वॉल्स पे पेंटिंग्स करते थे। जो गोंड आर्ट के जो ओरिजिनल लोग थे, जो एकदम शुरुआत के जो लोग थे, वो लोग पेंटिंग्स कहाँ करते थे? वॉल्स पे। मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स एंड यूज ऑफ सेवरल मीडियम्स। और मोस्ट ऑफ द फोक आर्ट्स, यानी कि जैसे गोंड है, वैसे ही बहुत सारे फोक आर्ट्स ऐसे हैं जो नेचुरल टेक्निक्स यूज करते हैं कलर्स बनाने के लिए। मतलब नेचुरली अवेलेबल कलर्स यूज करते हैं, जैसे ग्रीन कलर्स उनको पत्तों से मिल जाता है, और दूसरे कलर्स जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनसे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस। और ये जो पेंटिंग है, अर्दन वॉल की पेंटिंग है, या और भी किसी चीज पर पेंटिंग बनाना है, तो ये चीज इन लोगों के जनरेशन से पास होती आ रही है नए जनरेशन में, और बहुत ही स्मूथली पास हो रही है। कोई झिकझिक नहीं है ये चीज काम सीखने में, बिल्कुल आराम से बच्चे इनके करते हैं ये काम और मजे लेकर करते हैं। दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस। गोंड आर्ट इज नो एक्सेप्शन टू दिस। तो गोंड आर्ट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उनमें यहाँ पर भी ये सारी की सारी चीजें जो है, पेंटिंग्स जो है, स्टाइल जो है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इजीली पास हो जाते हैं। अ हाउस डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्रिएट्स अ प्लीजेंट एटमॉस्फियर। क्योंकि इनका मानना है कि अगर आप एक घर जो है अच्छे से सजा लो, एकदम पेंटिंग्स भी अच्छी तरीके से करो, अच्छे से सजा लो, तो एक बहुत ही पीसफुल
आपको एनवायरमेंट मिल जाएगा, प्लीजेंट एटमोसफियर मिल जाएगा। ऑल्सो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग वॉट इज सीन। और उनका ये भी मानना है कि जो भी आर्ट है उसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, उस आर्ट के बारे में आने वाले जनरेशन्स को भी पता होगा। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग करने से आने वाली जनरेशन को भी उन आर्ट के बारे में पता होगा। नहीं तो आने वाली जनरेशन को कैसा पता चलेगा कि गोंड आर्ट क्या है, वो क्या है। तो उनके कुछ स्पेसिमेंट्स या रिमेन्स या कुछ होंगे जिससे हमें पता चलता है। सो आर्ट इज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आती है क्वेश्चंस में, अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके आती है। इन फोक आर्ट्स यू योरसेल्फ प्रिपेयर द कैनवास। अब जितने भी फोक आर्ट्स होते हैं उनके अंदर जो भी फोक आर्ट बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है या क्रिएट कर रहा है, वो अपना कैनवस खुद बनाता है। खुद बना सकते हैं या खुद चुनते हैं। और कैनवस का मतलब क्या होता है, द सर्फेस ऑन विच यू ड्रॉ और यू पेंट कलर्स। मतलब जिस सर्फेस पर आप ड्रॉ कर रहे हो या कलर्स कर रहे हो, जिससे आप ड्रॉ कर रहे हो, उसे हम कैनवस कहते हैं। दैट इज वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। इसीलिए फोक आर्ट क्रिएट करना मतलब एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। मतलब आपके एक्सपीरियंस को और इजाफा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दिस रिचनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ द मीडियम। और ये जो रिचनेस है फोक आर्ट की, ये रिफ्लेक्ट होती है, हमें पता चलती है उनके चॉइस ऑफ द मीडियम से, कि कौन से मीडियम का वो लोग कलर यूज करते हैं, कौन सी चीज से वो लोग कलर यूज करते हैं। In the days of past, several things in the nature such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. यानी how colors were prepared, or colors were prepared using what things. तो in the days of the past, several things in nature, मतलब नेचर में कितनी चीजें हैं जिनसे कलर बन सकता था। soils of different shades, जैसे जो अलग अलग शेड के सॉइल से उनसे कलर बन सकता था। द जूस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है जूस, वो। लीव्स, पत्ते, ट्री बार्क मतलब झाड़ का छिलका, ट्री बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एंड इवन थिंग्स लाइक कोल एंड काउडंग वर यूज टू प्रिपेयर कलर्स। और फ्रूट्स भी यूज होते थे, कोल, कोयला, और काउडंग यानी गोबर, इन चीजों से भी कलर बनते थे। द डिफरेंट कलर्स, वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स वर यूज्ड year after year, lending a simplicity to the art. तो ये जो different colors और various textures means वो light dark जो रहता है ना, तो different colors और various textures and patterns were used year after year, lending a simplicity to the art. मतलब ये अलग अलग colors, textures use करके हम art को जितना हो सके उतना simple बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक स्पेसिमेन कॉपी है गोंड आर्ट के पिक्चर की, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है, आप लोग देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी है ये। तो गोंड आर्ट जो है इतना अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी वो एकदम सिंपल है। ईयर आफ्टर ईयर लेंडिंग अ सिंप्लिसिटी टू द आर्ट, यानी कि गॉडीनेस कुछ नहीं है, ये आर्ट बहुत ही सिंपल आर्ट है। When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. और जब भी हम ये पिक्चर्स देखते हैं तो हमें ये रियलाइजेशन जरूर होता है कि पिक्चर चाहे ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, मतलब कैसे भी बनाओ, अगर आपने अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस यूज किए तो ये पिक्चर्स भी बहुत सुंदर दिख सकते हैं। वॉट अ डीप थॉट दिस आर्ट कन्वेज एंड सो इजीली, मतलब बहुत ही गहरी सोच है इस आर्ट की, और कितना ज्यादा आसान भी है ये आर्ट। In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. अब गोंड स्टाइल ऑफ आर्ट में हम देखते हैं कि जो आउटलाइंस बनाई रहती है वो तो डिफर करती है आर्टिस्ट पे। कोई आर्टिस्ट जाड़ी आउटलाइन बनाता है, कोई आर्टिस्ट पतली आउटलाइन बनाता है, बट मेन चीज है वो अंदर क्या डिजाइन फिल करता है। स्ट्रेट लाइंस कर रहा है, डॉटेड कर रहा है, या आप देखो यहाँ पे 3-4 पिक्चर जितने भी है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 64 एंड 65 पे, सभी में आपको अलग अलग पिक्चर्स दिखेंगे। अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग तरीके से कंप्लीट किया गया है, उस पिक्चर को अलग अलग पिक्चर से पेंट किया गया है, तो ये बहुत ही लाइवली दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं। The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circles.
अब ये जो डिजाइन्स जो भी बनाते हैं उनके अंदर कौन सा क्या चीज भरते हैं, तो उसके अंदर रहता है डॉट्स, स्ट्रेट लाइंस, डॉटेड लाइंस, कर्वी शेप्स, ये सारे एंड सर्कल्स, ये सारी चीजें इनके पेंटिंग्स में होते हैं। स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स, और साथ साथ में कलर्स के चॉइस पर भी काफी अटेंशन दिया जाता है कि कौन से कलर्स यूज करेंगे, कौन से कलर्स ज्यादा अच्छे लगेंगे, सो दैट द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, ताकि जो ओवरऑल लुक आए उसका, उस पेंटिंग का, पिक्चर का, तो वो बहुत ही अमेजिंग हो और ब्यूटीफुल हो। इन टूडेज एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन मेनी मैन हैव टेकन अप गोंड आर्ट। अभी आज का तो एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन हम बोल सकते हैं कि सब लोग कमाने के पीछे पड़े हैं। कोई भी अगर चीज बना रहे हैं तो वो बेचना है, कमाना है पैसा, तो दिस इज द एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये गोंड आर्ट लिया है, क्योंकि गोंड आर्ट भी काफी एक्सपेंसिव है, वो भी लोग जब खरीदते हैं तो अच्छे खासे पैसे देकर खरीदते हैं। बट द रूट ऑफ द फोक आर्ट्स प्रोबेबली लाई इन द वुमेन्स डेली कोर्स। लेकिन जो इसकी जड़ें हैं इस फोक आर्ट की, वो वुमेन्स के डेली कोर्स के ऊपर निर्भर है, यानी उन्हीं से वो आई है, उन्हीं से बनी है या डेवलप हुई है। अब लेडीज के क्या काम है घर पे? क्लीनिंग करना, घर को डेकोरेट करना, नेचुरल कलर्स जो वो लोग कुकिंग के टाइम पे यूज करते हैं उनकी भी जानकारी उनको रहती है, और अपने आराम के टाइम पे वो ये सब करती है, सोचती है जब आराम करने के टाइम पे। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, लिखा है आभा भागवत ने। और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में। बहुत ज़्यादा वीडियोस लेकर आने वाली हूँ मैं अभी। मराठी सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेकर आऊंगी, और छोटे बच्चों के 5, 6, 7 के भी वीडियोस लाऊंगी, जो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग प्लीज़ हेल्प करें मुझे उन बच्चों तक पहुंचाने में, उनके साथ वीडियोस शेयर करने में। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।